दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग ट्रांसफार्मर की सीरीज पर काम कर रहे थे और अभी तक 40 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम आपके लिए लाए हैं 100 क्वेश्चन की धमाकेदार सीरीज ट्रांसफार्मर की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आए हुए हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम 41 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चनों की ट्रांसफार्मर के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पिछले वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 41। कौन से लॉस का मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है? तो भैया ध्यान रखना कि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों का मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है, क्योंकि आप सबको पता है, उस फॉर्मूले में आवृत्ति होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस ज्ञात होती है? तो भैया ध्यान रखना, ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस ज्ञात होती है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43। ओपन सर्किट परीक्षण करते समय किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे? तो भैया ध्यान रखना कि ओपन सर्किट परीक्षण करते समय आप ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग होती, दोनों में किसी एक को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे? तो भैया ध्यान रखना कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण में बहुत ज़्यादा पावर होता है, इसलिए लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग को ही आपका शॉर्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। एक शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी। तो भैया ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी उस वक्त अधिकतम हो जाती है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो भैया इसका ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 46। किस कारण डिस्ट्रीब्यूशन वितरण ट्रांसफार्मर को कम आयरन लॉस के लिए डिजाइन किया जाता है? तो भैया वितरण ट्रांसफार्मर को की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो अपने घरों के पास वितरण ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनके की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो हमेशा 24 घंटे उत्तेजित रहती है, इसलिए उसको कम आयरन लॉस के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन में 46 का ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट। अगला क्वेश्चन 47 है। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राइमरी धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था कितने प्रतिशत होता है? तो भैया पूर्ण लोड अवस्था में जितना भी आपकी धारा लेती है उसका 2 से 5% आपको प्राइमरी शून्य लोड अवस्था में आपको प्राइमरी धारा का मान देना पड़ेगा, 2 से 5%। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है 48। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या नहीं बढ़ा सकता है? तो भैया एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर पावर और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो नहीं बढ़ा सकता, वो समान रहती है, वो है आपकी फ्रिक्वेंसी। तो भैया इस क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज वाइंडिंग जल जाए और ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा? तो भैया ध्यान रखिएगा, जब 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की अगर कोई भी एक वाइंडिंग जल जाती है तो वह 58% शक्ति देता है। अब भैया आप सोचेंगे ये कैसे? तो भैया इसका फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है कि जो लाइन वोल्टेज वाला, उसके तहत आपको ये आप निकालिएगा 440 का √3 करके अपॉन में √3 करिएगा तो आपका ऑप्शन लगभग 58% के आसपास ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता किसके द्वारा संतुलित होती है? तो भैया ध्यान रखना कि आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा, प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा ही संतुलित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या बदलता है, ये इसका क्वेश्चन है, पूरा ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ
क्या बदलता है या निम्न में से क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन है तांबे का लॉस बढ़ जाता है, दूसरा होता है तांबे का लॉस कम हो जाता है, तांबे का लॉस अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ध्यान रखना, जो कॉपर लॉस होता है वह लोड पे डिपेंड करता है, यानी जब लोड वेरी होएगा तभी उसका लॉस कम ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबे का लॉस अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन से प्रचालन एक समान रहता है? तो भैया ध्यान रखना, इसमें देखो वही क्वेश्चन आ गया, इसमें पावर और आवृत्ति सेम रहती है, ये बढ़ती घटती नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो भैया सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वह टर्नों की संख्या, फ्लक्स पर, सप्लाई आवृत्ति, उपर्युक्त तीनों। तो भैया उपर्युक्त तीनों ट्रांसफार्मर का समीकरण का आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि क्यों है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है क्योंकि भैया इसमें घर्षण और वाइंडिंग लॉस नहीं होता, मतलब विंडेज लॉस नहीं होता है। तो यानी इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता जिससे घर्षण या विंडेज लॉस हो, इस वजह से इसकी दक्षता अधिक हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक सोलेनॉइड दो वाइंडिंग का प्रयोग करता है, इनकी वाइंडिंग कहलाती है। अब जो सोलेनॉइड होता है वो आप सबको पता है कि एक इंडक्टिव कॉइल की तरीके होता है, तो उसमें दो वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो इनकी वाइंडिंग क्या कहलाती है? तो इनकी वाइंडिंग, जो दो वाइंडिंग होंगी वो एक कहलाएगी पुल इन और दूसरी कहलाएगी होल्ड आउट। तो भैया ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एक सोलेनॉइड दो वाइंडिंग का प्रयोग करता है, इनकी वाइंडिंग क्या कहलाती है? तो पुल इन और होल्ड आउट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, यह दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। तो भैया ध्यान रखना कि यह पर यूनिट इम्पीडेंस के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। आपको कहीं कहीं रेटिंग मिल जाएगा, रेटिंग तब सही होगा जब आपका ये ऑप्शन ना हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी जब प्रति इकाई प्रतिबाधा है पर यूनिटी इम्पीडेंस, तो ध्यान रखिएगा ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या कितनी होती है? तो भैया जो पहले धारा ट्रांसफार्मर प्राइमरी में फेरों की संख्या 1 से 5 होती है। जब पहले प्राइमरी में फेरों की संख्या कम रखेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? वोल्टेज कम होगा और धारा अधिक होगी, और वहाँ पे धारा, दूसरी तरफ धारा टर्नों की संख्या अधिक रखेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज आपका अधिक हो जाएगा और धारा कम हो जाएगी, जिससे हम लोग माप ले लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध कितना होता है? तो भैया ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध अनंत होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो इंडक्टिव म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत। एक करंट ट्रांसफार्मर का भार किस में व्यक्त करते हैं? तो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त है? तो भैया ध्यान रखिए, जहाँ जनरेटिंग पॉइंट होती है, जहाँ बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे सबसे बेस्ट रेटिंग का ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। किस प्रकार से 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है? तो भैया ध्यान रखना, 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को आपका प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा ठंडा रखा जाता है। कहीं कहीं इस विषय में आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें दी होंगी, तो इसका आप लोग एक बार और अध्ययन कायदे में कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी कैटेगरी बना दी जाती है, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। तो उसमें ड्राई में एयर वाले आ जाएंगे, फिर वेट में ऑयल वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से इसकी कैटेगरी बनाई दी जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा। अब इसका ऑप्शन है, अगला है 62। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन ए, 10,000 केवीए की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग मेथड प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है, इसकी कॉपर लॉस 1600 वाट है।
अर्ध लोड पर इसकी कॉपर लॉस क्या होगी? तो भैया ये ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है अर्ध लोड जो होता है ये अर्ध लोड, ये इसका फॉर्मूला तो अर्ध लोड बराबर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू फुल लोड पर कॉपर लॉस। तो भैया ये 1/4 गुणे 1600 हो जाएगा, तो 2 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? तो भैया ध्यान रखना कि सबसे छोटा ट्रांसफार्मर फ्रिक्वेंसी के आधार पर डिपेंड होता है कि जो इसका साइज होगा, साइज अपोर्शनल 1/फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साइज छोटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है 700 हर्ट्ज वाला, इसका सबसे छोटा ट्रांसफार्मर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। एक स्टार ट्रांसफार्मर एक करंट ट्रांसफार्मर द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिसमें कौन सा कनेक्शन होता है? तो इसमें भैया एक ऑप्शन सही हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 66 मीटर एवं रिले में प्रयुक्त होने वाले धारा ट्रांसफार्मर में सामान्यतः क्या अनुपात होता है? तो भैया ध्यान रखना कि वैसे तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए 1:5, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। नहीं, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन ही सही होगा, 5 एम्पियर द्वितीयक, यानी कि दूसरे ओर आपके करंट ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग, वहाँ पे आपको 5 एम्पियर का वो लगाना पड़ता है आमीटर, जिससे धारा माप हो सके। तो इसका 66 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 57 उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें होता है। तो भैया इसमें उच्च प्रतिरोध होता है, इसलिए फेराइट कोर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि अगर फेराइट कोर ना ऑप्शन में दिया हो किसी क्वेश्चन में, फेराइट कोर के अलावा एयर कोर यानी वायु कोर दिया हो तो वो सही हो जाएगा। फेराइट कोर या वायु कोर, ये 2 प्रकार की कोरें होते हैं जो उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाती है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 किसी ट्रांसफार्मर में किसमें वोल्टेज नियंत्रण निगेटिव होता है? तो भैया कैपेसिटिव लोड जो होता है, संधारित्र लोड, उसमें निगेटिव जो वोल्टेज नियंत्रण होता है वो निगेटिव होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 69 करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रही है तब सेकेंडरी परपथ को क्या करते हैं? तो भैया सेकेंडरी परपथ खुला नहीं रखा जाता है, खुला रखेंगे तो बहुत बड़ा दुर्घटना संभावित हो जाएगी, इसलिए जो दूसरा परपथ है उसको खुला नहीं था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 70 पे चलते हैं। वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। तो भैया ध्यान रखना कि वोल्टेज को घटाने के लिए क्या, यानी कि स्टेप डाउन आपका कह सकते हैं, स्टेप डाउन किया जा रहा है, तो ध्यान रखना सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है। प्राइमरी में जो फेरों की संख्या होगी, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी, सेकेंडरी में कम होगी, तो आपका स्टेप डाउन हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस लॉसेस निम्नलिखित द्वारा कम किया जा सकता है। तो भैया स्टील लेमिनेशन में सिलिकॉन अंश को नियंत्रित करके आपको ये हिस्टेरेसिस लॉसेस कम की जा सकती है। इसके ऑप्शन और भी होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन इसमें दिए नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 72 किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है? तो ये भैया स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा कि यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले क्या होता है? तो भैया सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपको पता है ई और आई 2 प्रकार की कोरों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें बीच का भाग जो होता है, बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 अगल अगल जो और पतली पतली क्षेत्रफल के मुकाबले 2 गुना होता है बीच का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 2 गुना। अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 74 ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी ऑयल या तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए? तो भैया ध्यान रखिएगा कि इसका जो न्यूनतम फ्लैश बिंदु है वो 140 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पर ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो आप सबको पता है कि ओम का नियम सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता है।
तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अगर दो प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। तो भैया इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। ये इस बार 2020 DMRC जो 20 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 76। ये ध्यान रखिएगा, हमने जैसा कि आपको बताया कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी जो पिछले आ चुके होंगे या आने की संभावना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर, ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो भैया ट्रांसफार्मर में जो क्रिया होती है उसके लिए पहली चीज़ तो चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है, और वो कैसा चुंबकीय फ्लक्स हो, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिव चुंबकीय फ्लक्स होना चाहिए, ये उसकी आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो भैया आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनको इस टाइप के कामों के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही संवेदनशील उपकरण होते हैं, इसलिए ये वाला टाइप यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, रीवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है, ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है। तो भैया जब दोबारा इसमें रीवाइंडिंग की जाती है तो भैया उसमें नमी आ जाती है, इस कारण ये होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही है, वाइंडिंग में नमी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आदर्श नियमन वाली विद्युत आपूर्ति में क्या होगा। तो भैया जो आदर्श नियमन वाली विद्युत आपूर्ति होगी उसमें नो जो विद्युत आपूर्ति होगी नो लोड भार पर, नो लोड पर, और जो फुल लोड पर विद्युत आपूर्ति होगी वो बराबर होगी। ये आदर्श कंडीशन होगी, आइडियल कंडीशन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 81, गैस कट गलने या नुकसान हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो भैया गैस कट गलने या नुकसान हो जाने पर तेल रिसने लगता है, तेल निकलने लगता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय अभिवाह का पथ कैसा होना चाहिए। तो लो रिलक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस होता है विद्युत धारा वगैरह में रोकने के लिए, वैसे चुंबकीय परिपथ में आपका प्रतिष्ठम यानी रिलक्टेंस होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लो रिलक्टेंस वाला आपका चुंबकीय अभिवाह पथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 1000 प्राथमिक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा जाता है और 400 वोल्ट का द्वितीय सप्लाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीय फेरों की संख्या क्या होगी। तो भैया इसका आपको फॉर्मूला सबको पता ही है क्या होता है। तो भैया ये आपका N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2। आपको N2 ज्ञात करना है, बाकी तीनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप निकालोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होके आ जाएगा 1600। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को दोगुना कर दिया जाए, साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। तो भैया ध्यान रखना, सेकेंडरी टर्न को ये फॉर्मूला जो भी हमने आपको बताया था उसी आधार पर लग जाएगा, उससे आपको निकल भी आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, पहले जैसा ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आप चाहें तो जो फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था उससे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें आपका इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है, ये सिर्फ कल्पना पात्र ही है, बाकी इस प्रकार का कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है। लेकिन अगर आदर्श ट्रांसफार्मर होगा तो ये आपकी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, स्कॉट कनेक्शन किसके स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो भैया ध्यान रखना, जो 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में चेंज करने के लिए स्कॉट कनेक्शन का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। किसी स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज पर सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पर प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो भैया इस अवस्था को अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इसमें अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको इसको विस्तृत समझा पाएँ, आपको बुक में आराम से मिल जाएगा विस्तृत रूप से, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन डी अनुनाद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88,
वोल्ट मीटर के साथ साथ प्रयुक्त ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर कहलाता है। विभव ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की मानक रेटिंग क्या है? तो भैया सेकेंडरी में जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है वो 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या 6 प्राथमिक एवं सेकेंडरी वोल्टेज क्रमशः 240 वोल्ट व 32 वोल्ट है। प्राथमिक व सेकेंडरी वाइंडिंग टर्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से एक हम ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं, उसी प्रकार का फिर क्वेश्चन आया, बस 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन है 1440 चक्कर और 192 चक्कर। अगला क्वेश्चन है 90। किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होगा तब उसका लोड पावर फैक्टर क्या होगा? तो भैया वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक कब होता है? जब कैपेसिटिव लोड होता है। कैपेसिटिव लोड के साथ उसका पावर फैक्टर लीडिंग करता है, अग्रगामी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस किस पर निर्भर करते हैं? तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा कि आयरन लॉस जो होता है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है, जो कॉपर लॉस होता है वो धारा पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आ जाएगा तो आप कन्फ्यूजन में इसको गलत कर देंगे। तो इसको ध्यान रखना कि आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस किस पर निर्भर करते हैं? वोल्टेज तथा धारा पर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 92। बकोल्ज रिले का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो भैया ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में, जितने भी ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है उसमें बकोल्ज रिले का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 93। ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर का वाट मीटर 900 वाट है। पूर्ण भार धारा पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण में 1600 वाट है। अर्ध भार पर आयरन लॉस क्या होगा? तो भैया ध्यान रखना, खुला पथ परीक्षण, पहली चीज तो यही ध्यान रखना, खुला पथ परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए। पहले पता है खुला पथ परीक्षण में 900 वाट है, अब उसके बाद आयरन लॉस ही अर्ध भार पर पूछ रहा है। तो भैया ध्यान रखना, आयरन लॉस पूर्ण शून्य भार से लेके पूर्ण भार तक एक ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 900 वाट ही सही होगा। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कौन सा तरीका ट्रांसफार्मर के समूह में 3 चरण ट्रांसफार्मर कार्यरत कनेक्शन के लिए सब स्टेशन पर ट्रांसमिशन लाइन के अंत में होता है? तो भैया डेल्टा स्टार प्रकार का जो कनेक्शन होता है वो ट्रांसमिशन लाइन के अंत में होता है। इस प्रकार का आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं अपनी बुक के माध्यम से, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 95। ट्रांसमिशन लाइन ओके सब स्टेशन सिरे के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है? तो भैया स्टार डेल्टा प्रकार का कनेक्शन किया जाता है। यह ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्टिंग के लिए है शायद, ये सब स्टेशन के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में किस प्रकार कनेक्शन किया, हाँ वही है, वो ट्रांसमिशन लाइन के अंत में है, ये ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्टिंग में है। तो अब अगला क्वेश्चन है 96। 3 फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शन की भिन्न भिन्न विधियां संभव हैं। वितरण ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कनेक्शन प्रयोग होता है? तो भैया 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन भी, तो इसमें वितरण ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार प्रकार का कनेक्शन ही होता है। जो अपने आसपास के वो होते हैं ट्रांसफार्मर, उसमें डेल्टा स्टार कनेक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था में पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं जीरो लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको सबको पता है, नो लोड वोल्टेज जो होता है नो लोड पर माइनस वोल्टेज फुल लोड अपॉन वोल्टेज नो लोड, ये होता है इसका फॉर्मूला। दोस्तों इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं और इनके जो आंसर हैं मेरी टीम द्वारा अलग अलग बुकों, नेट, अलग अलग सोर्स के माध्यम से रखे गए हैं। इसमें 99.9% जो आंसर है बिल्कुल सही है। 0.1 होता है जो हर बुक में अलग होता है। इस आधार पे आपको कहीं कुछ और पढ़ने को मिल जाएगा, कहीं कुछ और पढ़ने को मिल जाएगा, इसलिए वो कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चन आंसर आपको भिन्न भिन्न मिलेंगे, नहीं तो हर एक क्वेश्चन को मेरी टीम द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से जांच परख के रखा गया है, जिससे आपको बिल्कुल सटीक आंसर पता चले, कोई भी गलत आंसर आपको ना पता चले। तो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता का अनुपात क्या होगा? जो देखो KWH एनर्जी मीटर आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात होता है वह दक्षता का होता है। ये सबको पता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट जो होता है वो दक्षता एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए होती है, लेकिन एक दिन में अगर इसका ये अनुपात ज्ञात किया जाए तो वह ट्रांसफार्मर के पूर्ण दिन दक्षता का अनुपात होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट।
अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर कौन सा कनेक्शन किया जाता है? तो भैया स्टार स्टार प्रकार का कनेक्शन उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत माइंड में रख लीजिएगा कि आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन, 100वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कनेक्शन किया जाता है? तो वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में आपका स्टार डेल्टा प्रकार का कनेक्शन किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ये 100 क्वेश्चन हुए हैं ट्रांसफार्मर सीरीज के। आज की वीडियो के जो 100 धाकड़ क्वेश्चन हैं उनके अभी 60 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए, 40 बाकी हैं, जो अभी हम आपको फटाक से कंप्लीट करा देते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को 2-3 बार आप पूरा देख लेते हैं और मन से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको ट्रांसफार्मर से बाहर का क्वेश्चन कोई पूछा निकलेगा ही नहीं, ये हम गारंटी आप लोगों को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। हाँ देखिए 101 भी आ गया और हम आप लोगों को विश्वास भी दिला दिया है कि आप लोगों को अगर ये पसंद आए हमारा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते हो, दोस्तों को भी अपने पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 101, वोल्टेज स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन? तो भैया डेल्टा स्टार प्रकार का कनेक्शन किया जाता है। ये ध्यान रखना कि स्टेप अप के लिए स्टार डेल्टा और स्टेप डाउन के लिए डेल्टा स्टार। अगला क्वेश्चन नंबर 102, निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो भैया डेल्टा डेल्टा प्रकार के कनेक्शन निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में कनेक्शन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। अगले क्वेश्चन चलते हैं 103 नंबर, इन्सुलेशन ऑयल पूर्णतः शुष्क एवं शुद्ध है तो वह कितने किलो वोल्ट को 1 मिनट तक सहन कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, 50 से 55 किलो वोल्ट वह 1 मिनट तक सहन कर सकता है, जो भी इन्सुलेशन ऑयल होता है, जो अगर वो शुष्क और एवं शुद्ध है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 104, मानक ऑयल परीक्षण में प्रयुक्त ऑयल का आंतरिक परिमाप कितने मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए? तो 55 गुणा 90 गुणे 100 जो होता है, ये आंतरिक परिमाप आयतन जो होता है इसका ये है, इससे कम जो होता है आंतरिक परिमाप नहीं होना चाहिए। तो 55 90 100 ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, शुष्क ट्रांसफार्मर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो भैया शुष्क ट्रांसफार्मर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 106, किसी संचालित ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट का निर्धारण किया जाता है? कोर लॉस। भैया ध्यान रखना कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वह आयरन लॉस, कोर लॉस इन्हीं के लिए होता है। अगर आयरन लॉस नहीं है तो कोर लॉस इसका राइट ऑप्शन होगा। भैया आयरन लॉस के पार्ट होते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस, तो भैया इसका ऑप्शन सी इज राइट, कोर लॉस या क्रोड लॉस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 107 नंबर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो भैया वाइंडिंग में प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होता है, कोर में किसी प्रकार की हानियां नहीं होती हैं और कोर में अनंत चुंबकशीलता होती है। ये तीनों क्वालिटी, ये तीनों प्रॉपर्टीज एक आइडियल ट्रांसफार्मर में होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण में शामिल फ्लक्स का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो भैया ध्यान रखना E बराबर 4.445 मैक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान दीजिएगा, तो 5 मैक्स होता है। इसका पूरा फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें अधिकतम होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं, ट्रांसफार्मर नो लोड पर है, इसका मतलब क्या है? तो भैया दूसरी तरफ, द्वितीयक तरफ, सेकेंडरी वाइंडिंग तरफ कोई भी भार, सॉरी ये धार लिख गया है, भार है, कोई भी भार नहीं है। ध्यान रखना है, इसमें क्या है? भार है, द्वितीय तरफ कोई भार नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं, ट्रांसफार्मर में हमिंग की आवाज़ किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो ध्यान रखना, जो चुंबकीय स्ट्रिक्शन होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन, उसके द्वारा हमिंग की आवाज़ पैदा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं, ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण करने का उद्देश्य क्या होता है? तो भैया शून्य भार नो लोड टेस्ट करने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि नो लोड हानियां ज्ञात करना और चुंबकन धारा ज्ञात करना, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, चुंबकन धारा एवं नो लोड हानियां ज्ञात करना होता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 चलते हैं कि
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का निर्धारण कितने केवीए तक किया जाता है? तो ए ऑप्शन 50, बी 100, सी 150, डी 200। तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का निर्धारण 200 केवीए तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। आकुंडलीय प्रतिरोध का तात्पर्य क्या है? तो इस आकुंडलीय प्रतिरोध का तात्पर्य ये है कि इसमें बिना ओमिक शक्तियां हानियां होती हैं, बिना ओमिक शक्तियां हानियां क्यों होती हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का आउटपुट इसके इनपुट की तुलना में कैसा होता है? तो भैया ध्यान रखना, जो वेल्डिंग की जाती है, जो मशीन होती है, उसमें वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखना, निम्न विभव और उच्च धारा वाला इसमें होता है। और इसमें अगर वाइंडिंग की बात कर दोगे तो वाइंडिंग कौन सी होती है? लैप वाइंडिंग होती है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना वाइंडिंग लैप होती है, लैप वाइंडिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से कौन सा अंग ट्रांसफार्मर का नहीं है? तो भैया उत्तेजक। उत्तेजक भैया इसमें नहीं आता है, इस वो मोटरों में आता है ये। तो इसका ये उत्तेजक कोई पात्र नहीं है, मतलब कोई अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। पावर ट्रांसफार्मर की रूपरेखा बनाते समय उसकी अधिकतम दक्षता लगभग कितने भार पर निर्धारण किया जाता है? तो भैया ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन हो जाएगा फुल लोड पर। पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो फुल लोड के पर डिजाइन किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तभी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाएंगे। निम्न में से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या होना चाहिए? तो भैया ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर ऑयल में उच्च फ्लैश बिंदु होना चाहिए। जो अभी हमने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था वो मैंने मिनिमम न्यूनतम फ्लैश बिंदु का मान बताया था 140 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश बिंदु कैसा होना चाहिए? तो भैया हाई होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अगले क्वेश्चन तब से दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। ये ये भैया किरण नहीं वितरण है, ये गलती से मिस्टेक से लिख गया है। वितरण ट्रांसफार्मर में कितनी कोर हानि होती है? तो भैया ध्यान रखना है कि वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कोर हानि होती हैं जो फुल लोड के कॉपर लॉस से कम ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो अपोजिट रिएक्शन देने लगेगा। तो भैया इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि फुल लोड कॉपर लॉस से कम। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का मान फुल लोड एवं इकाई पावर फैक्टर पर 800 वाट है। यदि फुल लोड एवं पावर फैक्टर 0.8 लगेंगे तो कॉपर लॉस का मान क्या होगा? तो भैया ध्यान रखिएगा कि कॉपर लॉस जो होता है वो लोड पर वेरी करता है, यानी लोड घटेगा बढ़ेगा तो ही उसका मान चेंज होता है। तो भैया ध्यान रखना कि अगर पहले फुल लोड पर 800 वाट है तो कॉपर लॉस का मान 800 वाट ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन भी सी सही हो जाएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पावर फैक्टर पर अधिकतम होती है? तो भैया ट्रांसफार्मर दक्षता यूनिटी पावर फैक्टर पर अधिकतम होती है। तो ए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 121, क्वेश्चन नंबर 121 पर चलते हैं। किस पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होता है? तो भैया ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम किस पे होता है? यूनिटी पावर फैक्टर पर आपका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं, किसी ट्रांसफार्मर में निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है जब लोड का पावर फैक्टर कैसा होता है? तो भैया लीडिंग। ध्यान रखना कि लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटिव लोड के लिए होता है, इसलिए उस पर निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 123। ट्रांसफार्मर की डिजाइन में उच्च फ्लक्स घनत्व के इस्तेमाल से प्रति केवीए भार घटता है। ये आप जब ट्रांसफार्मर वाला फॉर्मूला देखेंगे तो उसके जो 5x है उसकी जगह पे B/A कर देंगे, तब E प्रोपोर्शनल B/A होता है। आप उससे आप निकाल लोगे कि उच्च फ्लक्स घनत्व के इस्तेमाल से जो केवीए भार होता है वह घटता जाता है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 5m बराबर B/A हो जाता है। उसके आधार पे आप देखिएगा, लगाइएगा, आपको ऑप्शन आपका मतलब आपको संतुष्टि वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन प्रति केवीए भार घटता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। ट्रांसफार्मर का कोर फ्लक्स मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर घटक फ्लक्स आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये भी ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले से ही आएगा, ये हम आपको किसी अन्य वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 125। ओमी लॉस को और किस नाम से जानते हैं? तो भैया ओमिक लॉस जो होता है उसे
कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं। कॉपर लॉस के नाम से मतलब I²R को भी जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर के फेज शुरू में न्यूट्रल को डालने का लाभ क्या होता है? तो न्यूट्रल को इसलिए डाला जाता है कि ताकि बुशिंग की संख्या कम करने के लिए। तो ऐसे क्या है ना कि ज़्यादा वाइंडिंग होती है तो ज़्यादा अगर निकलेंगे तो ज़्यादा बुशिंग चाहिए होती है, बुशिंग ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी होती है। तो न्यूट्रल डालने का एक उद्देश्य है कि बुशिंग की संख्या को कम करना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। यदि वोल्टेज के परिमाण को अपरिवर्तित रखते हुए किसी ट्रांसफार्मर की निवेश वोल्टेज की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? ये भैया ये भी फॉर्मूला है, ये डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा पढ़ा हुआ है अभी, लेकिन इतना समय नहीं कि आपको हम समझा पाएँ। ये फॉर्मूले को इसका हिस्टैरिसीस लॉस वाला फॉर्मूला आप लगाइए, फिर उसमें कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखिए और कुछ चीज़ों को जो ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होता है उससे उठा के लाइए, तब जाके आपको इसमें निकल के आ जाएगा कि जब ये वोल्टेज के परिमाण को अपरिवर्तित रखते हैं, किसी ट्रांसफार्मर की निवेश वोल्टेज को की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो हिस्टैरिसीस लॉस घटेगा, लेकिन एडी करंट लॉस सेम रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 128। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए पूरे लोड के लगभग कितने के बनाए जाते हैं? तो पूरे लोड के लगभग 50% के बनाए जाते हैं। 50% बनाए जाते हैं तो ये अधिकतम दक्षता के लायक होते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। वह पावर फैक्टर जिस पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो भैया ट्रांसफार्मर आपका लोड के पावर फैक्टर पर काम करता है, इसीलिए अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर इनकी यूनिट जो होती है वो केवीए होती है, क्योंकि ये लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जैसा लोड होगा वैसे ही पावर फैक्टर होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। यह ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग क्या काम के लिए एक दूसरे के शीर्ष पर लपेटी जाती है? तो भैया प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग को एक दूसरे को ऊपर लपेटने का मीन्स बस इतना ही है कि क्षरण प्रतिघात को कम करना। क्षरण प्रतिघात वही चुंबकीय स्ट्रिक्शन जो होता है उसको कम करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ के बीच पारस्परिक युग्मन का सुधार निम्न में से कौन करेगा? तो भैया लो रिलेक्टेंस चुंबकीय कोर जो होगी वह इनके बीच में सुधार करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। तो भैया एक ट्रांसफार्मर जो अपने अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है, इसका आयरन लॉस 1 किलोवाट है, तो कॉपर लॉस क्या होगा? तो भैया आयरन लॉस जो है एक अधिकतम दक्षता पर काम कर, ये देखिए अधिकतम दक्षता पर काम कर, तो अधिकतम दक्षता पर जब काम करता है तो आयरन लॉस और जो कॉपर लॉस हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि आयरन लॉस जितना होगा वही इतना ही कॉपर लॉस होगा। तो भैया 1 किलोवाट कॉपर लॉस भी हो जाएगा। इसका आंसर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 133 है 133। टैप चेंजर का प्रयोग ट्रांसफार्मर में क्या समायोजन करने के लिए किया जाता है? तो भैया टैप चेंजर का प्रयोग ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज को समायोजित करने के लिए किया जाता है, चेंज करने के लिए किया जाता है, समायोजित एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, चेंज नहीं एडजस्ट। उच्च वोल्टता को एडजस्ट करने के लिए टैप चेंजर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। ट्रांसफार्मर समीकरण V1I1 = V2I2 क्या दिखाता है? तो अभिव्यक्त करता है। तो भैया ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? कोई ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता ना ही अंत किया जा ही खत्म किया जाता है, इसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। तो भैया इसीलिए V1I1 = V2I2 ये आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम अभिव्यक्त कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। जब ट्रांसफार्मर कम आवृत्ति के साथ अपने रेटिंग वोल्टेज पर काम करता है तब क्या होता है? तो भैया कोर फ्लक्स का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि इसको भी आप उसी से निकालेंगे, आपका आ जाएगा आंसर ट्रांसफार्मर समीकरण से कि कोर फ्लक्स का घनत्व बढ़ जाता है जब कम आवृत्ति के साथ अपने रेटिंग वोल्टेज पर काम करता है। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर तेल की श्यानता कितनी होती है? तो भैया श्यानता जो होती है वो निम्न होती है, लो होती है। फ्लैश बिंदु उच्च होता है, श्यानता निम्न होती है। डी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपनर टेस्ट
संपनर टेस्ट से ट्रांसफार्मर में क्या मापा जाता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, संपनर टेस्ट से ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर नापा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। सिलिकॉन इस्पात में सिलिकॉन का प्रतिशत कितना होता है। तो भैया सिलिकॉन इस्पात में सिलिकॉन का प्रतिशत 3% होता है। 97% लोहा होता है, 3% सिलिकॉन स्टील होती है, यानी सॉरी सिलिकॉन का परसेंटेज होता है। तो ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में शक्ति का स्थानांतरण चालन और प्रेरकी दोनों माध्यम से होता है। तो भैया ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग यूज होती है, उसी का कुछ अंश सेकेंडरी यूज करते हैं, कुछ प्राइमरी यूज करते हैं। उसी में आपका जो शक्ति का स्थानांतरण होता है वह कंडक्टिवली और इंडक्टिवली चालन और प्रेरणकीय दोनों माध्यम से होता है। तो सी इज राइट ऑप्शन। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर कनेक्शन में प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग बीच कोई फेज अंतर नहीं होता। तो भैया स्टार स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें कोई भी प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग के बीच में कोई भी फेज अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों आज के ये 100 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज ये 100 क्वेश्चन की शीट एक तरीके से हम लोग ने बनाई थी हमारी टीम द्वारा। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये आप लोगों को मोस्टली 99 जैसे मैं 99.9% आपको आंसर और क्वेश्चन बिल्कुल राइट मिलेंगे। 1% वही क्वेश्चन और आंसर हैं जो हर बुक में हर तर्क के साथ अलग अलग दिए गए हैं। तो उस पर तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे थे। 100 क्वेश्चन की धाकड़ सीरीज ये थी। हालांकि हमने पहले बताया था कि हम जो भी टॉपिक लाएंगे उसके कम से कम 250 क्वेश्चन मिनिमम हम आपके लिए रखेंगे। कम से कम 250 क्वेश्चन, जिसमें आपको कम से कम अधिकतर मतलब हम कह सके कि हाँ ये पढ़ा हुआ, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं जो आने वाले हैं वो रखे जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और अपने इंपॉर्टेंट दोस्त सारे दोस्तों जो आपको लगता है कि ये पढ़ने वाला है या जो जानता है तैयारी कर रहा है उन सबको ये शेयर करिएगा, जिससे आपके सपोर्ट से हम और अच्छा क्वेश्चन सीरीज लाएँ। हालाँकि हमने ये 100 क्वेश्चन की सीरीज के बाद एक और हम लोग ने हमारी टीम ने फैसला लिया है कि एक आखिरी वीडियो ट्रांसफार्मर का बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन की धाकड़ एक बहुत ही बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन वाली आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। हालांकि वो जल्दी वीडियो लाएंगे, तो आपके इस वीडियो के सपोर्ट, हालांकि 2 वीडियो में हमें खूब प्यार और सम्मान और सपोर्ट मिला है, तो इसमें भी वैसे ही दीजिएगा। आपके प्यार सपोर्ट सम्मान के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरी और मेरी टीम के द्वारा। धन्यवाद।